तो अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की। युद्ध विराम तो जरूर हो गया है, लेकिन इस तनाव में साइबर हमलों के खतरे तेजी से बढ़ गए हैं। पहले भी साइबर हमले होते आए हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में इन साइबर हमलों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपको बताते हैं कि पिछले दिनों क्या हुआ। महाराष्ट्र का ये मामला देखिए। महाराष्ट्र के ठाणे में उल्हासनगर निगम ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए ये दावा किया कि उनकी वेबसाइट पर शनिवार को हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि किसी ने नगर निगम की वेबसाइट पर एक संदिग्ध तस्वीर अपलोड कर दी। जानकारी मिलते ही पूरे आईटी सिस्टम को सुरक्षित करके जरूरी डेटा संरक्षित कर लिया गया है। तो महाराष्ट्र साइबर एडीजीपी यशस्वी यादव ने ये बताया है कि पहलगाम हमले के बाद यानी कि 22 अप्रैल के बाद से अब तक देश भर में 15 लाख साइबर अटैक के अटेम्प्ट किए गए हैं। किन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये अटेम्प्ट हुआ है सर, अगर बता सके तफसील से। देखिए, न्यू एज वॉरफेयर जो है इसको एक हाइब्रिड वॉरफेयर माना जाता है, जिसमें कन्वेंशनल या पारंपरिक वॉर के अलावा साइबर वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, फेक नैरेटिव वॉरफेयर, ये सारे वॉरफेयर्स कंबाइन करके चलते हैं। और जिसमें किसी भी फ्रंट पे अगर कोई किसी भी साइड का डोमिनेशन होता है तो उसके वॉर एफर्ट्स पर इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए इसको हाइब्रिड वॉर बोला जाता है। तो महाराष्ट्र साइबर बहुत ही फोरफ्रंट और बहुत ही इंटेंसिटी के साथ साइबर वॉरफेयर को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। और 22 अप्रैल के बाद जो पहलगाम अटैक हुआ, हमने 2 रिपोर्ट्स निकाली हैं, जिसमें एक है इकोस ऑफ पहलगाम और एक रोर ऑफ सिंदूर। इन दोनों रिपोर्ट्स में हमें ये पता चला है कि लगभग 15 लाख बार भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया गया है, साइबर अटैक किया गया है, जिसमें लगभग 150 अटैक्स सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो ये इन सब चीज़ों से रोकने के लिए महाराष्ट्र साइबर ने इन 2 रिपोर्ट्स में एक सेट ऑफ रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जिसकी सबसे पहली रिकमेंडेशन है कि हर एक एजेंसी को, जो खास तौर से जिनके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ज़्यादा हों, उनको कम से कम साल में एक बार साइबर सिक्योरिटी ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी ऑडिट कराना ही चाहिए, जिससे कि हमें पता चलेगा हमें फायरवॉल्स, एंटीवायरस सिस्टम्स, एयर गैपिंग वगैरह प्रॉपर हैं, प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड हैं या नहीं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज। पूजा, ये दिखाया आपने अपनी रिपोर्ट में, बातचीत भी की कि किस तरह से साइबर हमलों की कोशिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भारत पाकिस्तान के इन तनावों के बीच। ये कितना खतरनाक हो सकता है, किस तरह के खतरे इस साइबर हमले से रहे और लगातार इसे नाकाम भी किया गया है। तो क्या कॉशंस के बारे में भी, सावधानी के बारे में पता चला है? जी नगमा, और ये बहुत अहम है इस वक्त हम लोगों को ये जानना, क्योंकि हम इतने साइबर हाइजीन को फॉलो नहीं करते हैं। बहुत वल्नरेबल एसेट है हमारे सरकारी संस्थानों में, अभी तक ऐसा फायरवॉल इस्तेमाल नहीं होता है। इसीलिए ये जानकारी है कि 15 लाख बार ऐसे अटेम्प्ट हुए हैं सिर्फ बीते 3 हफ्तों में, 22 अप्रैल से लेकर अभी तक में। और ये बहुत ही बड़ा राइज है। 150 ऐसे अटेम्प्ट हैं जो कि सक्सेसफुल हुए हैं, कामयाब हुए हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस हो या फिर सरकारी संस्थान हो, वहाँ पर ये कोशिश हुई है। महाराष्ट्र के ही कुछ संस्थानों की बात आपको बता दें तो उसमें सबसे पहले आता है ठाणे जिला, जिसका आपने जिक्र किया, उल्लासनगर नगर निगम, जिसपे एक संदिग्ध फोटो अपलोड की गई थी। ये तो सरकारी संस्थानों की बात हो गई। यशस्वी यादव खुद भी बता रहे हैं कि इस तरह का साइबर सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए। लेकिन अब जो इंडिविजुअल्स के मामले हैं, अब वो भी समझिए। पहले कॉल्स आते थे ओटीपी के आपसे मांगने के लिए, अब कुछ तस्वीरें आएंगी आपके फ़ोन पे जिस पे लिखा होगा, आपसे पूछा जाएगा क्या आप इसे जानते हैं। उस लिंक पर या फिर उस फोटो को अगर आप डाउनलोड करती हैं तो वो एक ओटीपी की तरह इस्तेमाल होगा और आपके डेटा को वो चोरी किया जा सकता है और किसी भी तरह से आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। आपकी तमाम जो जानकारी आपके फ़ोन पर है वो उसके पास चली जाएंगी। तो इस तरह से जो कोशिश है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडोनेशिया से, खासतौर से आईपी एड्रेसेस को ट्रेस किया गया है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का नाम इसमें आ रहा है कि वहाँ से ऐसे अटेम्प्ट हुए हैं और बहुत ही एक्सपोनेंशियल राइज है। तो यहाँ पर कोशिश महाराष्ट्र साइबर की तरफ से इसलिए भी हो रही है क्योंकि बहुत ही बड़ा सेटअप है इस तरह के अटेम्प्ट को ट्रेस करने का महाराष्ट्र के पास, इसीलिए देश भर से ऐसे मामले महाराष्ट्र के पास पहुँच रहे हैं। जबलपुर में मामला सामने आया है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान से मामला सामने आया है। इस तरह के मामले महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। तो देश भर में इस तरह के अटैक बढ़ रहे हैं और हम जैसे लोगों के फ़ोन पर भी बहुत ही जल्द ऐसे लिंक्स और
फ़ोटोज़ भेजी जाएंगी जिसका OTP के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे समय में जब तनातनी चल रही है भारत पाकिस्तान के बीच और ज़मीन पर हमने उन्हें शिकस्त दी है, तो अब साइबर युद्ध जैसा टर्म आप सोचें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे सतर्कता बहुत ही ज़्यादा रखनी होगी। हम जैसे लोग जो हमारे सारे डेटा फ़ोन पर सेव्ड होते हैं उसको लेकर एक सेफ्टी बरतने की जानकारी दी जा रही है। हमारे व्हाट्सएप पर जो भी ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप पर सेटिंग पर आप जाइए, प्रिवेसी में जाइए, उसके बाद एडवांस्ड एक ऑप्शन आता है, उसके बाद उसमें 3 ऑप्शंस हैं, उसको आप ऑन कर लें। यानी कि कोई भी जो अननोन IP एड्रेस है वो आपको इस तरह से डेटा चुरा नहीं पाएगा। अननोन नंबर से जो ऐसी पिक्चर्स आती हैं वो डाउनलोड होने से बच जाएंगी, क्योंकि हमारे फ़ोन पे ऐसा सेटिंग होता है कि कोई तस्वीर आती है तो ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड हो जाती है। तो इस तरह की सेटिंग को आप अपने फ़ोन पर ऑन करिए। इस तरह की जानकारी है, क्योंकि सतर्कता साइबर क्राइम को रोकने के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाली है। नगमा, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने पूजा, धन्यवाद आपका कि किस तरह से लोग सतर्क रह सकते हैं। और अगर ऐसे कोई लिंक्स आपके फ़ोन पे आते हैं तो उसे अगर आप क्लिक कर देते हैं वो भी आपके OTP की तरह काम करेगा और आपका डेटा साझा हो सकता है, अलग अलग तरह के IP एड्रेसेस पे जाता है। तो सावधान रहें, किसी अनवेरीफाइड लिंक्स को क्लिक ना करें और अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को एडवांस्ड प्राइवेसी सेटिंग्स के मोड में रखें। आपको ये भी बता दें कि किस तरह से किए जाते हैं साइबर अटैक, कैसे होते हैं ये साइबर अटैक। तो इसमें होता क्या है कि .apk फाइल और .exe फाइल शेयर की जाती है। मैसेजों में फ़िशिंग लिंक जोड़े जाते हैं। ये फ़िशिंग लिंक वैध वेबसाइट्स जैसे दिखाई देती हैं। फ़िशिंग वेबसाइट्स के ज़रिए डेटा चुराया जाता है। ऐप या टूल के रूप में .apk फाइल्स भेजी जाती हैं। टूल से बैंक खाते, सोशल मीडिया अकाउंट हैक होते हैं। और इसके अलावा जो पूजा ने जानकारी दी अभी कि आप साइबर अटैक से कैसे बचें, सतर्कता कैसे बचें, उसमें से भी कुछ बड़ी बातें जो हैं वो ध्यान में रखिए। एक तो सबसे पहले ये कि अनजान नंबर से आप वीडियो ना खोलें। किसी भी अनजान नंबर से अगर आपके पास फॉरवर्डेड वीडियोज़ आते हैं तो उसे मत खोलिए। कुछ मैसेज संवेदनशील फुटेज दिखाने का दावा करते हैं और ऐसे मैसेजेस को ना ही आप खोलें और ना ही फॉरवर्ड करें। अधिकृत ऐप स्टोर से ही, यानी कि जो वेरीफाइड हैं, जो ऑथराइज्ड हैं, वैसे ही ऐप स्टोर से ऐप इंस्टॉल करें। भड़काऊ सामग्री शेयर करने वाले ग्रुप से बाहर हो जाइए। संदिग्ध व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से बाहर निकलिए। जिस रात पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर भारत की सैन्य कार्रवाई की खबर आई, उसी रात से सोशल मीडिया पर भी जैसे एक युद्ध शुरू हो गया। ये प्रोपेगेंडा वॉर है और आज के दौर में जहां भी कहीं भी युद्ध होता है तो साथ साथ सोशल मीडिया पर भी युद्ध शुरू हो जाता है। तमाम सोशल साइट और प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग समर्थक अलग अलग दलों के साथ लगभग एक दूसरे से उलझ रहे थे। सच और झूठ क्या है, तर्क कुतर्क सभी फेसबुक हो, एक्स हो या फिर इंस्टाग्राम हो और तमाम माध्यमों पर दिखाई देने लगे। सीज़ फायर के बाद भी ये सिलसिला चल रहा है। सोशल मीडिया पर बहस चल रही है कि सीज़ फायर ठीक है या नहीं है, और अगर है तो इसके पीछे कौन है। तो ये लगातार इस तरह की बातचीत हो रही है। एक और भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान में जंग चल रही थी, दूसरी जंग सोशल मीडिया पे थी। पाकिस्तान की ओर से लगातार प्रोपेगेंडा वॉर के तहत फर्जी वीडियो, पुरानी तस्वीरें, यूक्रेन के युद्ध ये बताकर शेयर किए जा रहे थे कि वो इस युद्ध में भारत को हुए नुकसान की हैं। एक और भारत सरकार का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB इन तस्वीरों की जांच कर रहा था लगातार और बता रहा था कि ये फेक न्यूज़ है। हर एक न्यूज़ की जांच करके उस पर स्टैंप लगा के आगे भेजा जा रहा था। लेकिन सोशल मीडिया पर सक्रिय भारत के युवाओं ने भी इस मामले में भारत के पक्ष को दुनिया के सामने रखने और पाकिस्तान के दुष्प्रचार की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोशल मीडिया पर सक्रिय K-पॉप बैंड के लाखों प्रशंसक भारत के पक्ष में सक्रिय हो गए। रिवर्स इमेजिंग और अन्य तकनीकों के जरिए पाकिस्तान के फर्जी दावों की पोल खोलने लगे। K-पॉप यानी कोरियन पॉप के तहत दुनिया के सबसे लोकप्रिय बैंड BTS के फैंस, जिन्हें BTS आर्मी कहा जाता है, वो भारत के पक्ष में लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने लगे। इस मौके पर BTS के फैंस ने दूसरे बहुत ही मशहूर K-पॉप बैंड जैसे ब्लैक पिंक के फैंस के साथ अपनी पारंपरिक साइबर लड़ाई छोड़ दी। ब्लिंक्स नाम से मशहूर ब्लैक पिंक
कि लाखों फैंस भी भारत के पक्ष में सोशल मीडिया पर उतर आए तो BTS और ब्लैकपिंक पहली बार साथ आए। इन दोनों ही बैंड्स के युवा फैंस की ये एकता साइबर मीडिया पर छा गई। कई प्रशंसकों ने कहा कि दोनों बैंड के प्रशंसक ऐसे कभी साथ आते नहीं देखे गए, लेकिन भारत के लिए उन्होंने अपनी जो पारंपरिक प्रतिद्वंदिता है, ये जो उनका एक ट्रेडिशनल उन दोनों के बीच में टकराव रहा है, उसे उन्होंने भुला दिया है और भारतीय सेना के साथ साइबर वर्ल्ड में खड़े हो गए। ये बता रहा है कि दौर कितना बदल गया है। युद्ध सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं लड़े जाते, बल्कि इंटरनेट और सोशल मीडिया नाम की जो दुनिया है, एक वर्चुअल दुनिया, उस पर भी लड़े जाते हैं। और ये जो वर्चुअल दुनिया है वो बड़ी ताकतवर है, क्योंकि ये सीधे आपको अपने एकांत में, आपके दिलो दिमाग पर असर करती है। और इस लड़ाई में भारत की साइबर आर्मी काफ़ी काम आई। साथ साथ ये भी बता दूं कि एक भारतीय व्हाट्सएप नंबर के जरिए पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव PIO भारतीय रक्षा अधिकारियों के रूप में पत्रकारों और नागरिकों को कॉल करके ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारियां लेने की कोशिश कर रहा है। आप इस झांसे में बिल्कुल भी मत आइए। राजीव रंजन हमारे साथ हैं। राजीव, आप इसकी हमें विस्तृत जानकारी दीजिए कि किस तरह का ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, किस तरह का खतरा है इससे, कैसे ये फोन्स आ रहे हैं जिनसे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जो संवेदनशील जानकारियां हैं वो हासिल करने की कोशिश हो रही है। देखिए, सेना द्वारा जो जानकारी दी गई है, हमें एक इंडियन व्हाट्सएप नंबर है, वो नंबर है 734092 एक इस नंबर के ज़रिए लगातार जो कॉल किया जा रहा है, मीडिया पर्सन को कॉल किया जा रहा है, कुछ एक डिफेंस पर्सन को कॉल किया जा रहा है और उनसे बताया जा रहा है कि हम डिफेंस पर्सनल हैं और हमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी चाहिए। जब से उसके बाद जो पहलगाम आतंकी हमला होने के बाद जो भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है, पाकिस्तान जो पूरा जो साइबर जो उसका ग्रुप है वो इस तरह की हरकत पर उतर आया है। इससे पहले आपको ध्यान में होगा कि छोटे बच्चों को स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल की बात करें या फिर बुजुर्गों की जो वेटरन के नेटवर्क की बात करें, हर जगह अटैक करने की कोशिश करता है और हर जगह गलत एक दुष्प्रचार जो है भारत के खिलाफ लगातार छिड़े हो चुके। आमने सामने की लड़ाई में जीत नहीं पा रहा है और भारत जिस तरह से पाकिस्तान को जो एक सबक सिखाया है उसका सामना वो नहीं कर पा रहा है, तो वो एक दुष्प्रचार का सहारा ले रहा है। कभी ये बता रहा है कि हमने S-400 को तबाह कर दिया, कभी ये बता रहा है कि हमने ब्रह्मोस सिस्टम को तबाह कर दिया, हमने हमारे जो ड्रोन और मिसाइल जो है इसने ये किया वो किया, जबकि अगर वास्तविक स्थिति अगर देखिए तो वो बिल्कुल उलट है। जैसे भारतीय सेना ने बताया कि हमने पाकिस्तान के जो जितने एयरबेस से 8 से ज़्यादा एयरबेस को हमने तबाह किया हुआ है, तो हमने पहले की तस्वीर दिखाई और बाद की तस्वीर दिखाई। हमने पाकिस्तान के फाइटर को तबाह किया हो तो वह भी सब कुछ दिखाया गया। एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान को तबाह किया वह भी दिखाया गया। इवन जो भारत ने जो दावा किया है कि जो आतंकी ठिकाने, 9 आतंकी ठिकाने, चाहे बहावलपुर की बात हो, चाहे मुजफ्फराबाद की बात हो, चाहे मुरुदगी की बात हो, हर जगह की तस्वीर दिखाए और वीडियो जब उसमें बम में मिसाइल गिर रहा तो वो कैसा तबाह हुआ। मतलब हमने सच्चाई के साथ बात रखी और पाकिस्तान इसलिए कह सकते कि डर गया है, सहम गया है और अपने ऑडियंस को बताने के लिए या उसके विश्वास जीतने के लिए इस तरह अनर्गल जो प्रोपगंडा का सहारा ले रहा है। कभी कुछ कह के जानना चाह रहा है, कभी कुछ कह के ऑपरेशन के बाद जानना चाह रहा है और उस हालात में और भी डरा हुआ है कि जब भारतीय सेना ये कह रही है कि हमारे सारे जो हैं एसेट जो हैं, सारे मिलिट्री स्टेशन जो हैं वो कार्रवाई के लिए तैयार हैं। कोई भी सरकार अगली मिशन देती है, अगर पाकिस्तान नहीं चेतता है, नहीं सुधरता और अपने आप को आतंकवाद से दूर नहीं करता है तो बिल्कुल। धन्यवाद आपका राजीव। जैसा आपने कहा कि अनर्गल प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, यहाँ पर भारत की तरफ से जो भी कार्रवाई हुई है वो सटीक रही है और उस सबूतों के साथ सामने आई है कि भारत ने क्या किया है और भारत ने ये क्यों किया है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस समय के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो अभी हम लोगों ने डी-एस्केलेट किया है दोनों तरफ से, जो भारत ने डिप्लोमेटिकली किस तरह अपने पर्पस को अचीव किया है, जो हमारे एलाइज थे वो हमारे साथ कैसे रहे, अगर मैं इसका असर समझना चाहूँ आपसे जियोपॉलिटिकली। देखिए, जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था उसका हमने बहुत ही सफलता से
जवाब दिया, हमने पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया। और इसका नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान ने 2 दिन के बाद खुद ही हमारे पास आए कि सीज फायर होना चाहिए। इसमें आपने देखा कि हम अपने पार्टनर्स के साथ, मतलब जो मेजर देश हैं जिनके साथ हमारा संपर्क है, जैसे यूएस है, यूके है, रशिया है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, सभी के साथ हमने मतलब संपर्क रखा। सभी को हमने सूचना दिया कि हमारा जो इरादा था इसमें कि ये काउंटर टेररिज्म एफर्ट होना चाहिए, और जिन आतंकवादियों ने ये हमला किया पहलगाम में, उनको और उनके पीछे हम पड़ेंगे। और जो आपने देखा कि 7 तारीख को हमारे बड़ा मतलब प्रिसिशन स्ट्राइक रहा, वो रहा जैश-ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा के हेडक्वार्टर्स के ऊपर, वो भी पाकिस्तान के सीने पे, जो कि पंजाब है। और इसमें काफ़ी मतलब हेवी ड्यूटी जो टेररिस्ट थे, जो कि यूएन के लिस्ट में भी थे, उनको वो एलिमिनेट हो गए इस एफर्ट में। तो मेरे ख्याल से ये मैसेजिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी है इनके लिए, कि भारत का एक तो जो आतंकवादी घटना होते हैं उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आतंकवादी जहाँ भी हो हम उनका पीछा करेंगे और इनको ज़रूर मतलब एलिमिनेट करेंगे। और हमने ये पूरी तरह किया कि जिन लोगों ने ये पहलगाम का हमला किया, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, इन्होंने स्पॉन्सर किया, इन्होंने फाइनेंस किया, उनको हमने बिल्कुल मतलब पिन पॉइंटेड अटैक में एलिमिनेट कर दिया। तो हमने पूरी तरह ऑपरेशन सिंदूर से हमारी मिशन पूरी कर दी। इसके बावजूद इन अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को हमने पूरी तरह इन्फॉर्म किया कि हम इससे ज़्यादा हमारे पर्पस, मतलब जो हमारा हित था वो हमने पूरी कर दी है। आइंदा अगर ये हम चाहते हैं कि अगर ये एस्केलेट नहीं हो मामला, तो हम भी आगे बढ़ाएंगे नहीं। फिर भी पाकिस्तान ने मतलब रिस्पॉन्स किया, और इनका रिस्पॉन्स जो था वो हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट पे भी इन्होंने हमला किया। मतलब आपने देखा कि गुरुद्वारे के ऊपर, हेल्थ क्लिनिक के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर, और काफ़ी मतलब सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी हुए। और इन्होंने 8 तारीख को ये बढ़ाया। उसके बाद हमने एक बहुत ही भारी आक्रमण किया, जिसमें से इनके 8 मेजर एयरफील्ड्स को हमने न्यूट्रलाइज किया। और इससे इनका मतलब इनको कोई उपाय नहीं था कि वापस आना हमारे यहाँ और सीज फायर की मतलब प्रस्ताव देना। और ये अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी भी जानती है कि भारत का रिस्पांस एक बहुत ही सख्त रिस्पांस था। और भविष्य में भी अगर कुछ हो तो हमारा ये मतलब अगर टेररिस्ट का मतलब एक आतंकवादी हमला हो तो हमारा जवाब भी बहुत ही एक स्ट्रांग रहेगा, बहुत ही फर्म मजबूत रिस्पांस रहेगा। और हम चाहते हैं कि जो मतलब डिप्लोमेटिक लेवल पे आपने जो प्रश्न पूछा, डिप्लोमेटिक लेवल पे जो दबाव हमने डाला है पाकिस्तान के ऊपर, इंडस वाटर ट्रीटी को मतलब होल्ड में रखने के डिसीजन जो निर्णय था, इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से जो प्रेशर हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर, आर्थिक दबाव या तो कूटनीतिक दबाव, ये सब जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान को बिल्कुल मौका नहीं होना चाहिए कि एक फिर से कुछ आतंकवाद उनके टेरिटरी से हमारे यहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के रूप में आए। तो ये मेरे ख्याल से हमने बहुत ही मतलब अच्छी तरह एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और होल ऑफ नेशन अप्रोच से हमने दिखाया कि पाकिस्तान का कोई उपाय नहीं रहा, बल्कि उन्होंने देखा कि सीज फायर होना चाहिए और आतंकवादी हमला का जवाब हम बहुत ही मजबूत तरह से देंगे। जी श्री हर्षवर्धन श्रृंगला, एक बात ये भी समझना ज़रूरी है कि ये सीज़ फायर है अभी, जो कि बातचीत डीजीएमओज़ के बीच में हुई है भारत पाकिस्तान के, और उसके बाद सीज़ फायर हुआ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी सामान्य नहीं हैं और वो नहीं होंगी। भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है। जैसे आपने इंडस वाटर ट्रीटी के अबेंस की भी बात की। नहीं, बिल्कुल सीज़ फायर जो मतलब आपने देखा है, जो निर्णय है सिर्फ सीज फायर के बारे में हुआ, वो भी मतलब जब तक डीजीएमओ अपने बीच में बात होंगे सिर्फ सीज फायर की बात होगी। इसके अलावा जितने भी निर्णय थे, जैसे कि डिप्लोमेटिक लेवल पे हमारे मिशंस के स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गए हैं, डिफेंस अटैचेस को वापस किया गया है,
काफ़ी पाकिस्तानी जो यहाँ रह रहे थे उनको वापस भेज दिया गया। तो ये सब रिवर्स नहीं होंगे और इंडस वाटर ट्रीटी खास तौर से बिल्कुल रिवर्स नहीं होगा जब तक पाकिस्तान के टेरिटरी से आतंकवादी हमला चलता रहेगा, जब तक पाकिस्तानी राज्य आतंकवादियों को सपोर्ट देता रहेगा, उनका समर्थन रहेगा और इनके लिंक और ये जो स्टेट के लिंक और आतंकवादी के लिंक जब तक रहेगा तो इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में रहेगा, होल्ड में रहेगा और पानी और खून एक एक जगह बह नहीं सकते जैसे हमने कहा। तो ये मतलब हमारे काफ़ी कंसिडर्ड डिसीजंस हैं और ये रहेंगे हमारे साथ और भी मेरे ख्याल से दबाव होना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर ताकि इनका कोई मतलब उपाय नहीं हो कि मतलब इनके जो विदेशी मतलब नीति है इसमें आतंकवादी हमला करने का कोई मतलब मकसद नहीं होना चाहिए या तो कोई उपाय नहीं होना चाहिए इनके। जी, भारत ने जो कैलिब्रेटेड स्ट्राइक्स किए, प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए आतंकी ठिकानों पर, उससे एक बात और दुनिया के सामने क्या साफ हो पाई कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह के आतंकी कैंप हैं और पाकिस्तान में जो टेरर फैक्ट्री है और वहाँ के जो स्टेट है उनके बीच की साठगांठ कितनी ज़्यादा है, ये भी एक बार खुलकर सामने आया। और अभी काफ़ी मतलब सूचना हमें मिल रहा है क्योंकि जब तक ये चल रहा था, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो काफ़ी मतलब ये इंफॉर्मेशन भी गुप्त था, पर अभी DGMO और विदेश मंत्रालय से काफ़ी मतलब सूचना मिल रहा है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे जो स्ट्राइक्स थे, जैसे मैंने कहा मतलब बड़ा प्रिसिशन स्ट्राइक्स थे, उसका नतीजा यही रहा कि मतलब जो मेजर टेररिस्ट एंटिटीज थे और जो मतलब मेजर आतंकवादी थे पाकिस्तान के वो ख़त्म हो गए हैं। और वो आपको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि ये UN सिक्योरिटी काउंसिल के लिस्ट में है, मतलब ये जो एंटिटीज और ये जो लोग हैं ये मतलब UN की तरफ से भी ये इनका मतलब ये लिस्टेड हैं ताकि आप एक्शन ले सकते हैं इनके ऊपर। ये मतलब इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं और हमने ये स्थापित किया है कि हम जहाँ भी हो, आप पंजाब में हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो या पेशावर में हो, हम आपको ढूंढ के आपकी मतलब ज़रूर आपको न्याय मिलेगा, हमारे लोगों को न्याय मिलेगा। तो ये हमने स्थापित किया है और ये हमने देखा है कि जो लिंक है पाकिस्तानी स्टेट और ये आतंकवादियों के बीच में, पहले तो कहते थे हमारा कोई लिंक नहीं है, आतंकवादी हैं पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि ये लिंक मतलब कम और कम हो रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है स्टेट और ये नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में, आतंकवादियों और पाकिस्तानी डीप स्टेट जो हम कहते हैं, मिलिट्री स्टेट जो कहते हैं, ये मतलब नहीं रहा अभी। और आपने देखा है भावलपुर में जो मतलब इनका जो फ्यूनरल सेरेमनी चल रहा था, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव थे, वहाँ के कोर कमांडर थे, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, सभी मतलब जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव से प्रतिनिधियाँ थे वो सब वहाँ पे मौजूद थे। तो ये इससे हमें स्थापित होता है कि एक डायरेक्ट लिंक है पाकिस्तानी स्टेट और ये मतलब नॉन स्टेट एक्टर्स और आतंकवादियों के बीच में। और एक और मतलब इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू आ रहा है, हमने देखा है कि ये जो एक पाकिस्तानी कंपनी जो US में है, इन्होंने ये जो हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स ऑर्डर किए थे US कंपनी से, जिसमें इन्होंने कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे। फरवरी में 30 हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स पहलगाम के इन्होंने ऑर्डर किए थे और अप्रैल में ये आतंकवादी हमला के एक हफ्ता पहले इन्होंने फिर ये ऑर्डर किया था अपडेट करने के लिए। इससे भी स्थापित होता है कि डायरेक्ट लिंक है पाकिस्तानी कंपनी जिसने पहले जिसको एक इल्जाम लगाया था कि हाँ मैक्सार, एग्जैक्टली मैक्सार के मैं बात कर रहा हूँ, जिसका मतलब मालिक पहले भी US जेल में रहा क्योंकि इन्होंने सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को पास ऑन किया था। इस बार इन्होंने हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स दिए पहलगाम के, तो इससे भी साबित होता है कि ये मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, ये प्लान्ड कोऑर्डिनेटेड अटैक था और पाकिस्तानी जो स्टेट है, डीप स्टेट, अपने कारणों के लिए कि देश डूबते जा रहा है, इनको कुछ और उपाय चाहिए कि एक बाहर से चुनौती आए जिससे मतलब लोगों को जुड़ा सकते हैं पाकिस्तान में। इस मामले को लेकर इन्होंने ये आतंकवादी हमला प्लान किया था
और इसका जवाब हमने पूरी तरह दे दिया। हर्षवर्धन जी, आखिरी सवाल, दुनिया किस तरह से और कौन कौन भारत के साथ खड़ा देखा इस समय? हमने देखा कि चीन और टर्की की तरफ से पाकिस्तान की काफ़ी मदद हुई, लेकिन जहां तक एलाइज जियोपॉलिटिकली अगर हम देखें तो बाकी जो पश्चिमी देश हैं और जो दूसरे देश हैं वो किस तरह भारत के साथ रहे इस समय? जो मैंने देखा है सभी देशों, मतलब हमारे जो कूटनीतिक ये आउटरीच रहा है, हमने ब्रीफिंग सभी के लिए किया है। पहलगाम के जो आतंकवादी हमला होने के बाद सभी यहाँ पे जितने भी दिल्ली में मिशंस थे उनको ब्रीफिंग दिया है, और हमारे मिशंस ने भी जहाँ भी दुनिया में हैं, इन्होंने अपने मतलब सरकारों को ब्रीफिंग दिया था वहाँ पे। और इससे हमने ये किया कि सबको इन्फॉर्म किया, सबका मदद लिया, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर देश ने स्टेटमेंट्स दिए कि ये मतलब जीरो टॉलरेंस है। इन्होंने कंडेम किया ये जो आतंकवादी हमला के ऊपर, और मेरे ख्याल से ऐसे देश है नहीं जिसने कंडेम नहीं किया। हालांकि आपने ठीक बताया कि टर्की और चीन के मतलब समर्थन पाकिस्तान को मिला था, और कुछ इक्विपमेंट वगैरह भी शायद गए जो हम देख रहे हैं प्रेस रिपोर्ट से, पर इन्होंने भी ये स्थापित किया है कि ये टेररिस्ट अटैक था और ये मतलब बिल्कुल इसका जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सपोर्ट तो काफ़ी है। अभी हमें ये करना चाहिए, इनको बताना चाहिए, हमारे खास तौर से जो मेन पार्टनर्स हैं जैसे यूएस हैं, रशिया है, यूके है, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह को ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान के जो आईएमएफ लोन्स हैं उस पर ज़रूर रुकावट होनी चाहिए, और कंडीशन ये होना चाहिए कि अगर आतंकवादी की सपोर्ट ये देते हैं तो कोई लोन नहीं मिलना चाहिए। इनको जो FATA फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ग्रे लिस्ट में भी स्थापित करना चाहिए, ताकि इनके ऊपर लीवरेज हो, इनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय तौर पे दबाव हो, और ये मतलब हम जारी रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये हम नहीं करें तो फिर ये मतलब आतंकवादी हमला हो सकते हैं और हमले हो सकते हैं, और इनको मतलब बिल्कुल नोटिस में हम ले आना चाहिए। हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स के इसमें जरूर हम समर्थन लेना चाहिए इस प्रयास में जी, और भारत को ये कोशिश जारी रखनी चाहिए, ये डिप्लोमेटिक दबाव बढ़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हर्षवर्धन श्रृंगला हमारे साथ जुड़ने के लिए, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी। धन्यवाद नगमा जी, थैंक यू सो मच। और फॉर्मर एम्बेसडर टू USA, ऐसा साफ कहा कि जहां तक IMF के लोन और ग्रांट्स की बात है उसके लिए भारत को ये दबाव बनाते रहना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब पाकिस्तान को इस तरह के लोन या बेल आउट पैकेजेस नहीं मिले जब तक कि वो आतंक के ऊपर काबू नहीं पाता है। चलिए और अब बात करते हैं IPL की। भारत ने जब पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया तो बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन्स के नाकाम हमलों की झड़ी लगाई और एहतियात के तौर पर भारत के कई सीमावर्ती शहरों में ब्लैकआउट किया गया। इस टकराव का असर IPL पे पड़ा। गुरुवार को दिल्ली और पंजाब के बीच धर्मशाला में खेला जा रहा मैच अधूरा छूटा। अगले दिन पूरे IPL को रद्द किया गया, और लेकिन सीज फायर के बाद अब मई में ही IPL के बचे हुए मैच कराने की तैयारी है। 18 या 20 मई से ये मैच हो सकते हैं। फिलहाल ग्रुप स्टेज के 12 मैच बचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि हर दिन 2 मैच होंगे। क्वालिफायर हैदराबाद में होंगे, फाइनल कोलकाता में होगा। और भारतीय टेस्ट क्रिकेट के एक पूरे युग का अंत हो रहा है। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। वो भारत के सबसे कामयाब टेस्ट कप्तान रहे, हर फॉर्मेट में सबसे बड़े बल्लेबाजों में भी शुमार रहे, 2011 वर्ल्ड कप की विजेता टीम का हिस्सा रहे। टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो उन्होंने 123 मैचों में 9,230 रन बनाए हैं, 30 शतक और 31 अर्धशतक लगाए हैं। भारत में सिर्फ सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर ने उनसे ज़्यादा रन बनाए हैं। कमाल ये है कि विराट ने टेस्ट मैचों में 7 डबल सेंचुरी लगाई, जो भारत की ओर से सबसे ज़्यादा है। एक दिवसीय और T20 मैचों के भी बेहद कामयाब खिलाड़ी रहे। T20 से पहले ही संन्यास ले चुके विराट कोहली अभी वनडे मुकाबलों के लिए सुलभ हैं। माना जा रहा है कि 2027 का वर्ल्ड कप भी वो खेल सकते हैं। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि इंग्लैंड के दौरे पर जा रही भारतीय क्रिकेट टीम में विराट की जगह लेने वाला कौन है। इसके पहले रोहित शर्मा और R अश्विन जैसे दिग्गज भी संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि विराट कोहली को BCCI ने कह दिया था कि उनका इंग्लैंड के दौरे पर चयन नहीं हो रहा, तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या विराट जैसे बड़े खिलाड़ी की विदाई का कोई अवसर BCCI को नहीं निकालना चाहिए था। तो
हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोरंजन भारती। मनोरंजन, एक तो ये कि बाकी बचे हुए आईपीएल के मैचेस भी अब जल्दी ही हो जाएंगे और वो तय हो गया है कहाँ कैसे कब हो जाएंगे मैचेस, और दूसरे कि अब विराट कोहली का संन्यास लेना जो है उसका असर कहाँ पड़ेगा। तो विराट कोहली संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि विराट कोहली को बीसीसीआई ने शायद ये कह दिया था कि उनका इंग्लैंड के दौरे पर चयन नहीं हो रहा है। वैसे विराट कोहली दुनिया के चौथे सबसे सफल कप्तान रहे हैं। अब वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। भारत के लिए खेलते हुए उन्होंने जो शतक बनाए हैं वो भी एक रिकॉर्ड है उनके नाम पर, और बहुत ही कामयाब कैप्टन रहे हैं वो, बल्कि सबसे सफल टेस्ट कप्तान रहे हैं विराट कोहली। मनोरंजन भारती जुड़ गए हैं हमारे साथ। मनोरंजन, विराट कोहली का जो उन्होंने ऐलान किया है संन्यास लेने का, उसके पीछे की क्या कहानी है? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि बीसीसीआई ने शायद पहले उनको बता दिया था कि उनका इंग्लैंड दौरे के लिए चयन नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्च में जब आईपीएल शुरू होने से पहले विराट कोहली ने आरसीबी के एक फंक्शन में कहा था कि वो अभी संन्यास नहीं। चलिए, मनोरंजन भारती से संपर्क नहीं हो पा रहा है इस वक्त, लेकिन हमने आपको बता दी है कि विराट कोहली जो हैं वो आउट हो चुके हैं, संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। लेकिन जो आईपीएल के बाकी बचे हुए मैचेस थे वो जल्दी खेले जाएंगे क्योंकि युद्ध विराम अभी हो गया है। विराट कोहली की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई की जानकारी दे रहे डीजीएमओ राजीव घई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो भी विराट कोहली के फैन हैं। आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। बहुत कम प्लेयर आते हैं ऐसे जो कि एकदम से पैराडाइम शिफ्ट होता है गेम में, और जस्ट अपने एटीट्यूड्स की बात नहीं है, बट अपनी इंटेंसिटी की तरफ से। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अपने अलग स्टाइल में, जो कि अगर देखें तो आपको लगेगा कि ज़्यादा नहीं खेल पाएगा क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स है, पर उसके साथ मैनेज किया, जो रिकॉर्ड बनाए, और सचिन गए और एकदम से हमें ऐसा प्लेयर मिल गया। और आई थिंक अब जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट चल रही है, मुझे लगता नहीं कि हम ऐसा खिलाड़ी जो है, इतना कंप्लीट प्लेयर जो है, इतना कंप्लीट एक पर्सोना जो है, क्योंकि ना सिर्फ रन्स, उनके आंकड़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक पर्सोना जो होता है ना गेम के साथ, उसने फैंस को जोड़ा है।